क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक? व्हाट डू यू मीन बाय अ कमर्शियल बैंक? A commercial bank is an institution that performs the functions of accepting deposits, granting loans, and making investments with an aim of So with them, aim, laksh, aim of earning profits. सर विद एन एम ऑफ के बाद क्या है? Earning profits. In other words, it is a primary unit of any banking system, primary unit of any banking system that offer variety of banking services to its customers सर क्या बोला था के बाद क्या बोला? variety of banking services to its customers with objective of earning profits. Full stop. Next line, same answer. A commercial bank is backbone of any economy that facilitates backbone of any economy that facilitates circulation of money in economy. सर फैसिलिटेट के बाद क्या बोला? Circulation of money in economy, comma, it accepts savings from households. It accepts savings from households and lends सर सॉरी सर, मुझे इसमें आवाज अटक रही है. एक्सेप्ट के बाद क्या बोला? accepts savings from households and lends to
productive sector for the purpose of investments. For the purpose of investments. The interest rate at which it accepts deposits, the interest rate at which it accepts deposits is known as, सर एट विच के बाद क्या बोला था? it accepts deposits, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या था सर? it accepts deposits, the interest rate at which it accepts deposits is known as borrowing rate. The rate at which it accepts the deposit is known as borrowing rate, and the rate at which it lends out its reserves is known as lending rate. The difference between two rates is known as spread. सर बिटवीन के बाद क्या? Is known as spread. SPREAD. जैसे चीज स्प्रेड होता है ना बेटा, is spread, that is the profit earned by commercial banks. समझे बेटा, कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं? देखिए, बैंक एक वो संस्था है जो इकोनॉमी में पैसे को घुमाने में, पैसे को सर्कुलेट करने में हमारी मदद करती है। हमारे लोगों के पास कहीं एक्स्ट्रा पैसा है और वो हमारे घर में ही पड़ा हुआ है, उससे इकोनॉमी को रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। हमारे घर में मान लीजिए जितने बनिए भाई बहन हैं वो जानते हैं, जितना पैसा हमने घर में दबाया हुआ है वो पैसा इकोनॉमी के काम नहीं आ रहा है। गुप्ता जी, अगर झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, जो पैसा आपके घर वो कलश में दबा पड़ा है टाइल्स के नीचे, वो इकोनॉमी में काम नहीं आ रहा। ठीक, वही पैसा अगर किसी प्रोड्यूसर को मिल जाए, जैसे हमारे सरदार जी की दुकान है बेटा, पकोड़े बेचते हैं, इन्होंने वो पैसा पकोड़ों की दुकान में लगाया, आलू, मिर्च, प्याज, बैंगन के पकोड़े बेचे इन्होंने पैसे से पैसा कमाया। अब उससे देखिए वो पैसा कैसे घूम रहा है। जो किसान आलू, मिर्च, बैंगन और प्याज बना रहा होगा, ये उनसे वो खरीदने जाएंगे, किसान की सेल होगी, आटे वाले की सेल होगी, मैदा वाले की सेल होगी, तो यहां नेशनल इनकम बढ़ेगी, हाँ या नहीं? नेशनल इनकम विल इंक्रीज। लेकिन जो पैसा घर में पड़ा है वो पैसा कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा, ना आटे की सेल हो रही है, ना मैदे की, ना आलू की, ना प्याज की, ना बैंगन की, ना मिर्ची की, ना पकोड़े बन रहे हैं। कीरत ने अपनी दुकान पे 2 लड़के भी रखे हैं बेटा, जो सुबह आटा गूंथते हैं, मैदे में वो मैदे का घोल बना के उसमें बैंगन डालते हैं, प्याज डालते हैं, तलते हैं,
बर्तन हमारा कीरत खुद धो लेता है। सो दैट वो केवाईसी का ही पंगा होगा, हो सकता है, हो सकता है। नहीं यहाँ, अरे यार क्या बिजी आदमी। नाम आ गया, हम पाओ ना वीर जी, तुसी नाम से, एक मिनट यार, हाँ जी बेटा, तो मैंने ये कहा कि अगर वो पैसा घर में पड़ा है तो घर से वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, और अगर वो घर से यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो वो इकोनॉमी के किसी काम का नहीं। अब सर यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, वो बैंक क्या कर रहे हैं जिसकी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गुप्ता जी ने वो पैसा उठाया और बैंक में जमा करा। गुप्ता जी ने कहा तोड़ो टाइलें, तोड़ो कलश, जितनी सोने की अशरफियां पड़ी हैं निकालो और बैंक में जमा करो। इन्होंने किया बैंक में जमा, बैंक ने इनको उसके बदले में ब्याज दिया। निशांत क्या दिया? तो ब्याज। अबे प्याज नहीं, ब्याज, ब्याज, सर इंटरेस्ट। वही ब्याज है। अच्छा मुझे लगा अनियन की बात कर रहे, नहीं पकोड़े। सर, ब्याज नहीं, ब्याज। तो इस, अब बैंक ने गुप्ता जी को ब्याज दिया। अब यहां से कीरत सिंह जी पहुंचे बैंक। कीरत सिंह जी अपनी दुकान साथ ले गए, बैंक से कहा साहब मैं अपना धंधा बढ़ाना चाहता हूं, जरा मुझे पैसे दे दो। इसका अभी धंधा था महीने दिन के 200 रुपए 300 रुपए के पकोड़े बेचता। इसने कहा हल्दीराम भी तो पकोड़े बेचता है, बीकानेर वाला भी पकोड़े बेचता है, मैं भी पकोड़े बेचूंगा। बोला मैं बड़ी दुकान खोलूं। अब बड़ी दुकान खुलेगी, ज्यादा आटा बिकेगा, मैदा बिकेगा, प्याज बिकेगा, बैंगन बिकेगा और पकोड़े भी बिकेंगे। तो बैंक से लोन लेकर आया। कीरत ने 5 लाख रुपए का लोन मांगा, बैंक वालों ने रो धो के इसको 2 लाख रुपए दे दिए। अब वो जो 2 लाख रुपए गुप्ता जी के घर में पड़े थे, घर में पड़े थे, वो बाहर आए और वो लोन के काम आ गए और उससे प्रोडक्शन हुई। लेकिन इन दोनों के बीच का इंटरमीडियरी कौन बना? कौन बना? बैंक। अगर बैंक नहीं होता तो ये काम नहीं होता, यानी पैसा सर्कुलेट नहीं होता। लेकिन सर बैंक ने ये काम किया, बैंक ने बीच में कमाई करी। कैसे? गुप्ता जी जब पैसे देकर आए तो गुप्ता जी को 4% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया, 4%। गुप्ता जी से कहा 4% मिलेंगे। गुप्ता जी खुश, घर में पड़े हुए तो अंडे दे रहे थे क्या पैसे, 4% तो देंगे। क्यों 4% तो देंगे बेटा? 2 लाख रुपए के ऊपर 8,000 रुपए तो मिल जाएंगे गुप्ता जी को, 8,000 की तो कमाई हो गई। और कीरत से बैंक ने मांगे 12%। जो बीच का 8% है, 8% है, उसे वो कमाई कहते हैं। किसकी कमाई? बैंक का प्रॉफिट है, बैंक का प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल जो बिजनेस कर रहा है, जो कॉमर्स कर रहा है, उसका काम ही यही है। वो बीच में कमाएगा कैसे? जो रेट गुप्ता जी को दिया जा रहा है उसे बोरोइंग रेट कहते हैं, और जो कीरत से लिया जा रहा है उसे लेंडिंग रेट कहते हैं, और डिफरेंस जो 8% का है उसे स्प्रेड कहते हैं। And that spread is nothing but the profit of that commercial bank. So a commercial bank is an institution which helps in accepting deposits, advancing loans with an objective of earning profit. प्रॉफिट कमाने के मंतव से अगर ये काम किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। Is that okay? Got it or not got it?
हाँ जी, लिखिए बेटा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक? What are the functions of a commercial bank? The functions performed by a commercial bank. The functions performed by a commercial bank are categorized into से एक बार रिपीट कर दीजिए. the functions performed by a commercial bank are categorized into two main categories. Number one, primary functions. किरत तेरे दोस्त आए फिर से यार. नंबर टू, सेकेंडरी नहीं फंक्शन. सर, मेरे दोस्त नहीं है वो. तेरे को कुछ कह रहे हैं, सुन जरा, ये देख ये देख. जैसी तेरी आवाज आती है और उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है. प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन. अब हेडिंग दो बेटा, प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन. यहां से इसको हटाओ, इसको लाओ. इसको दीजिए. प्राइमरी फंक्शंस में लिखिए बेटा, कमर्शियल बैंक्स प्राइमरी फंक्शंस की हेडिंग में लिखना बेटा, प्राइमरी फंक्शंस की हेडिंग में लिखना. कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म two two primary functions. Number one, accepting deposits. It is the most important function of any commercial bank. It is the most important function of any commercial bank. Under which it accepts deposits. In various forms like, इसमें भी पार्ट वन लिखो. नंबर वन, डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर लिखो those deposits which can be withdrawn at any point of time using check facilities. सर एट एनी के बाद क्या था? Point of time using check facilities. And demand deposits are saving account and current account.
saving account and current account. Where saving is maintained by households, क्या बोला आपने? where savings account is maintained by households, and current account by business people, and current account by business people. सर क्या? accounts. Current account by business people या businessmen. So saving accounts is maintained by Households and current account by businessmen. The interest rate for current accounts is comparatively lesser than the savings account but number of transactions allowed सर देन के बाद क्या? than savings account but number of transactions allowed are comparatively more. लिखो बच्चे, अब इसी का नंबर 2 लिखो, फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट, फिक्स्ड ओब्लिक टाइम डिपॉजिट. अभी डिमांड डिपॉजिट लिखा, अब लिखो फिक्स्ड ओब्लिक टाइम डिपॉजिट. It referred to those deposits in which the amount is deposited with the bank Refer to those deposit in which the amount is deposited with bank for a fixed period of time. For a fixed period of time. That are क्या लिखा था? In which the amount is deposited for a fixed period of time. In this kind of deposits, the check facility is not available. But the interest offered सर इफ नॉट के बाद क्या है? is not available, but the interest offered is comparatively higher. Interest offered is comparatively higher. बेटा एक बैंक प्राइमरी फंक्शन में, फरहान मैं यही हूं, चला नहीं गया गधे. मत किया करो ये गुंडागर्दियां. प्राइमरी फंक्शन में बैंक करता क्या है बेटा? सर मैं बैठा तो यही हूँ ना. अरे तू वीडियो ऑफ कर, तू देख फिर क्या होता है. बैठे तो सारे यही हैं. मैं नहीं बैठा, मैं वीडियो ऑफ करके बैठा हूं बेटे. नहीं ना, आपके लिए मैं भी तो ऑन करके बैठा हूं. तो यहां पर
मैंने कहा बैंक का प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला, द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक पैसे लेगा तभी तो आगे पैसे दे पाएगा ना। तो हमने कहा 3 तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, या पहले हमने कहा 2, कौन कौन से? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स 2 होते हैं बेटा, एक सेविंग और एक करंट। सेविंग में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो अलाउड होती हैं वो लेस होती हैं और इसमें मोर होती हैं। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इसका हाई होता है और इसका लेस होता है। ये कौन खोलता है? हाउस होल्ड, हम लोग। और ये कौन खोलता है? बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन खोलते हैं। सेविंग कौन खोलता है? हाउस होल्ड। और करंट अकाउंट कौन खोलता है? बिजनेसमैन। टाइम डिपॉजिट्स आर नथिंग बट एफडी। ये स्पेसिफाइड टाइम के लिए खुलता है, उससे पहले आप इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई होता है। सर इसमें चेक फैसिलिटी आपके पास नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिपॉजिट। 3 तरह के डिपॉजिट्स बैंक लेता है आपसे, सेविंग, करंट और एफडी। सर इवैल्यूएशन हो गया। बधाई के पात्र हैं आप।
क्या किसी ने गुडविल निकाली है क्या बेटा? यस सर। कितनी आई है? सर मेरे हिसाब से इसका शेयर 36,000 आ रहा है। अच्छा मैं भी निकालूं क्या? आपका हिसाब मतलब अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो? 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75 36 ही होगा सेट का शेयर। 1,62,000 इज द गुडविल। यस सर, उसका शेयर आ जाएगा 2/9 करके 36। 36,000 उसकी गुडविल का शेयर आ गया। हाँ 36,000 यस सर। सर 36,000 आ गया। अब ये बाय प्रीमियम करके हम एक्स और वाई में डाल देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली क्या? सर 7:3। 36,000 उसका शेयर है जो कि मैं, अच्छा बेटा आप सारा काम आपको करंट अकाउंट में करना है, जब क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होते हैं तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे सिवाय इसके कि कैपिटल लाया या कैपिटल ले गया। तो कैपिटल लाया कैपिटल ले गया, इसके अलावा कुछ भी चीजें कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगी। जो कुछ भी होगा सब करंट अकाउंट में होगा। यहाँ पर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, इसका मतलब है कि ये कैपिटल्स, ये फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, तो आपको ये सारा काम करंट अकाउंट में करना पड़ेगा। तो आपने 36,000 को 7:3 में बांट दिया। 25,200 और 10,800। 25,200 और 10,800। एक काम मैं और कर रहा हूं बेटा गुडविल से रिलेटेड। जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो राइट ऑफ कर रहा हूं। देखिए बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखेगी 35,000 रुपए की। ये राइट ऑफ कर रहा हूं पुरानी रेशो में। 18,000 12,000 और 12,000 ये मैंने गुडविल राइट ऑफ कर ली बेटा पुरानी। रीवैल्यूएशन कोई बताएगा प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है सर। कितना है सर 21600। टोटल है ये? हाँ सर टोटल है। और एक्स 17,100। सर मेरा 6,900 आ रहा है। लॉस पीछे कितना आ रहा है भाई? शुभम पीछे कितना सर है? लॉस तो सर 17,000 लॉस आ रहा है सर 10,260। यस सर। और और वाई का आ रहा है 6,840। से मैच कर रहा है आंसर से? यस सर। तेरे से मैच हो रहा है। सर मैंने भी तो यही बोला है। 10,260। तूने कुछ 21,000 बोला। सर मैं तो टोटल बोला था। तो ये टोटल इनका 17,000 आ रहा है। 17,110 है। 1700 17 मतलब अच्छा जेड वाई का कितना है? एक सेकंड कंफ्यूजन हो रही है। वाई का लॉस कितना है? सर वाई का 6,840। हाँ 6,840। ये लॉस देखना सबके सेम है जो मैंने लिखे हैं? नो सर मेरी नहीं है सर। सर मेरा सेम है। मुझे ना नाम लेके बोलना चाहिए एक्चुअली। मैं भी जनरली पूछ लेता हूँ तो किसी को समझ नहीं आता कि मैं पूछ किससे रहा हूँ। 17,100 का लॉस सबका आ रहा है भाई? नो सर मेरा नहीं आ रहा। तो आपका रीवैल्यूएशन गलत है बेटा। 17,100 का लॉस आना चाहिए। 10,260 प्लस 6,840 17,100। अच्छा एक बात और सुनना, अब मैं ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं आपकी एडजस्टमेंट नंबर डी की। इसमें लिखा है एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड एट अग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। तो उस एक तरह से उसकी ड्राइंग्स हैं, तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगी। टू इन्वेस्टमेंट कितने की ले गया? 18,000 सर। ये इसके डेबिट में आ गया। अब मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर एच की। ट्रीटमेंट कर रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर एच, जो कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। एक्स और वाई अपनी आधी गुडविल विड्रॉ करके ले गए। ये हमने और 5,000 प्रीमियम दिया था ना ये वाला, ये विड्रॉ करके ले गए वो। तो टू बैंक गुडविल विड्रॉन, इसका हाफ हाफ बेटा। 25,200 का हाफ 12,600 और 5,400 और 5,400 ये विड्रॉ करके ले गए। कौन ले गए? एक्स और वाई। कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट हो जिसमें पार्टनर्स का कोई लेना देना हो तो वो जरूर आएगी। एक चीज रह गया बस, वो है आपका लाइबिलिटी पे जनरल रिजर्व। तो वो मैं जनरल रिजर्व यहां बांट दूंगा करंट अकाउंट्स में। एक्स और वाई में उनकी पुरानी रेशो 3:2।
36,000 को 3:2 में बांट दूंगा। सर 21,600 14,400। 21,600 14,400 ये मैंने बांट दिया। अब टू बैलेंस CD, एक्स का बेटा 30,000 प्लस 25,200 प्लस 21,600 माइनस 18,000 माइनस 10,260 माइनस 18,000 माइनस 12,600 17,940। जो भी चैट कर रहा है प्लीज बोल लो, बिकॉज आई कांट सी द चैट। 6,000 प्लस 10,800 प्लस 14,400 माइनस 12,000 माइनस 6,840 माइनस 5,400, ये आता है 6,960। इनके बैलेंस CD 180 90। पीछे से आंसर मैच करना कोई करंट अकाउंट के प्लीज। यही है सर। तो फिर मुझे बैलेंस शीट बना के दो बेटा सभी। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको इन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस डालने हैं अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और आपकी बैलेंस शीट जैसे नॉर्मली बनती है रिवैल्यूएशन को कंसीडर करते हुए वो बनानी है। बनाएं, सभी बनाएंगे। अगर हम अज्यूम करिए कि आपका रिवैल्यूएशन मैच करके आप बैलेंस शीट बनाएं। 77 की कुछ दिक्कतें आपके सामने ले रहा हूं, जिसके बाद आप खुद ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी मेरे सामने। पहले क्वेश्चन नंबर 77 में जो दिक्कतें आपको आएंगी मैं पहले ही एडवांस में बता रहा हूं। एक भी बच्चा लिखेगा नहीं, पहले समझेगा। ये यहीं की यहीं स्क्रीन पड़ी रहेगी, आप पहले दिक्कतें समझो। एडजस्टमेंट नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर A कह रही है Z is to introduce 1,25,000 एज कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। B कह रही है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट nil, इसका मतलब है Z कोई गुडविल नहीं ला रहा, ना ही गुडविल की कोई हमें ट्रीटमेंट करनी है। सो वी आर सेफ फ्रॉम द गुडविल ट्रीटमेंट, सो दिस इज अ गुड न्यूज। B adjustment is a good news. C adjustment, it is found that the creditors include a sum of 7,500 which was not to be paid, but it was also found that the liability of compensation to WC is 10,000. 7,500 रुपए क्रेडिट में रिवैल्यूएशन के और 10,000 रुपए डेबिट में रिवैल्यूएशन। 7,500 क्रेडिट में और 10,000 डेबिट में। जो आपको समझ नहीं आया मुझे बताना। डी पार्ट कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। 75,000 के डेटर्स हैं, उसका 10% हो गया 7,500। हमारा प्रोविजन ऑलरेडी 5,000 है, तो हमें 2,500 और रिवैल्यूएशन में डालना है, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 7,500 माइनस करें। फिर एडजस्टमेंट नंबर E, in regard to partners capital present fund fixed capital method is to be converted into fluctuating method capital accounts method. ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको करके दिखा रहा हूं, क्या करेंगे आप। आप दोनों अकाउंट्स बनाएंगे, बहुत क्लियरली मैं आपको समझा के इसको बंद करूंगा। आप बस अभी कॉपी और पेन वैन छोड़ दो और पूरा ध्यान यहां समझने में लगा। वो कह रहा है फिक्स कैपिटल से हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इसको किसमें कन्वर्ट करना है, फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स से फ्लक्चुएटिंग करना है तो बेटा फ्लक्चुएटिंग में तो फिर करंट अकाउंट होता ही नहीं। करंट अकाउंट की सुविधा किसमें होती है, करंट अकाउंट की सुविधा किसमें होती है बेटा, करंट अकाउंट की सुविधा होती है आपके फिक्स कैपिटल मेथड में, और ये होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपने करंट अकाउंट को खत्म करना है, उसको ध्वस्त करना है। तो अगर आपने करंट अकाउंट को ध्वस्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट को ध्वस्त करने के लिए आपको करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में मर्ज करना है। जैसे ये है, मान लो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स
करंट अकाउंट, और ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, एक्स और वाई। कितना है? 40,000 और 30,000। और यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, इसका है 1,50,000 और 1,00,000। अब आपको बेटा इस करंट अकाउंट को यहां से फिनिश करना है। वी हैव टू फिनिश दिस करंट अकाउंट। हमें इस करंट अकाउंट को यहां से उड़ा देना है। कैसे उड़ाओगे? इस करंट अकाउंट के बैलेंसेस आप ले जाओ कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 40,000 और 30,000। यहां से इनकी क्रॉस एंट्री लाओ यहां पर, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, 40,000 और 30,000। अब इससे करने से क्या हुआ? आपका करंट अकाउंट खत्म हो गया। अब आप जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे अपने कैपिटल अकाउंट में करोगे, रीवैल्यूएशन, गुडविल एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ आप कैपिटल अकाउंट्स में करोगे, जैसे आपके पास करंट अकाउंट कभी था ही नहीं। और कैपिटल अकाउंट को यूजुअली बंद कर दो। दैट्स इट। नाउ एडजस्टमेंट नंबर एफ, ये मैंने जो किया ये ई का ट्रीटमेंट था आपके तो सामने। फिर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट नहीं आएगा ना? अब नहीं आएंगे। एफ पार्ट कह रहा है बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने 20,000 के बिल्स एक्सेप्ट किए हैं क्रेडिटर्स से, वो रिकॉर्ड नहीं हुए बुक्स में। हमारी एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? creditors to BP. Creditors account, bills of 20,000 accepted from creditors were not recorded in the books. तो इससे बीपी बढ़ा दीजिए और क्रेडिटर्स घटा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना? इसका रीवैल्यूएशन पे कोई असर नहीं आएगा। बिल्स पेएबल का अमाउंट 20,000 बढ़ा दीजिए और क्रेडिटर्स का अमाउंट 20,000 रुपए घटा दीजिए। फिर आगे एडजस्टमेंट नंबर ई, X provides 50,000 loan to business carrying interest at the rate 10% per annum. X ने हमें लोन दिया है, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम X, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम X। तो इससे बैंक का बैलेंस बढ़ा देना और लाइबिलिटी साइड पर बैंक X का लोन लिख देना, लोन फ्रॉम X 50,000 रुपए। आई रिपीट, इसका ट्रीटमेंट दो क्या होंगे? एक बैंक में 50,000 बढ़ा देना और एक लाइबिलिटी साइड पर लोन फ्रॉम बैंक लिख देना 50,000 रुपए। और ये जो 10% इंटरेस्ट है इसका कुछ नहीं करोगे क्योंकि अभी तो लोन लिया ही है, अभी तो आप इंटरेस्ट दे नहीं रहे हो, तो रीवैल्यूएशन में इसका कोई काम नहीं है। इज दैट ओके? ओके सर। यस करिए सर। जरा इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से शुरू करिए। शाबाश।